गुड इवनिंग सभी को बच्चों। अभी आपको क्लास 12th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव 35 करवाएंगे। आप लोग ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें और लिखते जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, कितना सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। देखिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है उसे हम अपवाह वेग कहते हैं, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, या अपवाही वेग भी कहा जाता है। और इसका कोटि जो होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति क्या होता है, अपवाह वेग होता है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, या इसे हम अनुगमन वेग भी कहते हैं। दिमाग में रखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, पार्थिव दूरदर्शी वैसा यंत्र होता है जिसके द्वारा पृथ्वी पर स्थित वस्तु को देखा जाता है। पृथ्वी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब जो है इस यंत्र द्वारा काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक है, जबकि खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अगर किसी वस्तु को, पृथ्वी पर की वस्तु को देखेंगे या किसी वस्तु को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वो काल्पनिक और उल्टा बनाता है। जबकि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, मेमोरी में रखना है, काल्पनिक और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। आप लोगों को पता होगा, दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। इसीलिए अगर दृश्य, आप लोग जानते हैं कि जब व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, सबसे नीचे रहता है ना, और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। और दृश्य प्रकाश का खोज कौन किया था, न्यूटन ने किया था। मेमोरी में रखना है। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। अभी जस्ट बताया, दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। मेमोरी में रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, 5 नंबर है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो आपको काल्पनिक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक और उल्टा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और उल्टा बनता है। ठीक है, इसके द्वारा सूक्ष्म वस्तु को देखा जाता है। इसमें 2 लेंस होता है, एक लेंस होता है वस्तु की ओर, दूसरा होता है आंख की ओर। वस्तु की ओर जो लेंस रहता है उसे हम लोग अभिदृश्यक कहते हैं, और आंख की ओर जो लेंस होता है उसे हम लोग नेत्रिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन 6 है, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा बनता है। ठीक है, इसके द्वारा आकाशीय पिंड को देखा जाता है, क्योंकि आकाशीय पिंड गोल होता है, गोल का उल्टा गोल ही होता है। इसलिए खगोलीय दूरदर्शी द्वारा जो है आकाशीय पिंड को देखा जाता है, और इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, एक ही उत्तल लेंस उसमें लगा रहता है। ठीक है, और इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो आपको बनता है काल्पनिक और सीधा। ठीक है, कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, जिस प्रकार से आपको पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बनता है प्रतिबिंब, वैसा ही सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, सेम नेचर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं बच्चों, एकांक धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, गॉस के प्रमेय से आप लोग जानते होंगे, फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू होता है कुल आवेश, और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो एकांक धन आवेश में क्या होगा, तो एकांक मतलब होता है 1। ठीक है, यानी आवेश का मान है 1, तो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला होता है। फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह 1 देंगे, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का पावर -1। एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 हम लिख सकते हैं इसका सही मान, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्यू की जगह 1 देंगे, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होता है। देखिए, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है 1/2 b² बटे म्यू नॉट।
1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नोट। बी जो है ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ये चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, और म्यू नोट को हम लोग निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू नोट को क्या बोलते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता। और इसका मान जो होता है ना 4 पाई गुना 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर था म्यू नोट का। म्यू नोट का मान कितना आता है? 4 पाई गुना 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं बच्चों। संधारित्र में विद्युत ऊर्जा घनत्व, संधारित्र में विद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है? देखिए इसका जो है मान होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। और ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एप्सिलॉन नॉट का मान सभी आदमी जानते होंगे, 8.85 गुना 10⁻⁻12 फेराड प्रति मीटर होता है। ठीक है, और ई तो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है, देखिए विभव प्रवणता का सूत्र होता है dv बटे dx। विभव का दूरी के रिस्पेक्ट में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं, और इसे सूचित करते हैं dv बटे dx से। और इसका ऐसा मात्रा वोल्ट पर मीटर होता है। विभव प्रवणता का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। इसी में अगर माइनस लगा दीजिएगा, अगर माइनस आगे हम दीजिए माइनस dv बटे dx, हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विभव प्रवणता जो है वो होता है dv बटे dx, विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगा माइनस dv बाई dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, क्योंकि आपको अगर धनावेशित करेंगे तो द्रव्यमान घट जाएगा और ऋणावेशित करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आवेशित कर रहे हैं तो इसलिए द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। आवेशित में आपको ये क्लियर नहीं कह रहा है कि धनावेशित कर रहे हैं या ऋणावेशित कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा है आवेशित कर रहे हैं। ठीक है, तो आवेशित हो रहा है तो चाहे द्रव्यमान बढ़ जाएगा या घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। जब किसी वस्तु को धन आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? धन आवेशित करने पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और इलेक्ट्रॉन के त्याग होने पर उसका द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है, धन आवेशित करने पर द्रव्यमान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो ऋण आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि ऋण आवेशित तब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? देखिए रेडियो सक्रियता का मात्रक दो होता है, एक होता है क्यूरी, दूसरा होता है बेकुरल। जो ऑप्शन में रहेगा टिक मार दीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी जिसे कहते हो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? क्यूरी या बेकुरल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? सभी पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम में। स्टूडेंट लिखते जरूर जाइएगा, और ताकि प्रैक्टिस आपको होते रहे। ठीक है, नहीं लिखना है तो वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? देखिए एप्सिलॉन नोट का मान होता है, एप्सिलॉन नोट को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻12 फेराड पर मीटर। ठीक है, एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुना 10⁻12 फेराड पर मीटर। एफ से हुआ फेराड प्रति मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। म्यू नोट, एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8, ये एप्सिलॉन नोट था, इसको हम लोग पढ़ते हैं म्यू नोट, और म्यू नोट का मान होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ये आपको कहलाएगा निर्वात की चुंबकशीलता, और इसे हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ये हुआ चुंबकशीलता और ये हुआ विद्युतशीलता। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। एक स्टेट कूलाम या एक ESU बराबर होता है 1/3 गुना 10⁻⁹ कूलाम, या एक कूलाम पूछेंगे तो 3 गुना 10⁻9 ESU। ठीक है, एक स्टेट कूलाम क्या होता है? 1/3 गुना 10⁻⁹ कूलाम, और स्टेट कूलाम जो है आवेश का CGS मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 64 समरूप बिंदु। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, और इसको समझ जाइए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? देखिए इसके आप फॉर्मूला होता है, एक लाइन में सवाल बन जाएगा। बड़े बूंद की धारिता का फॉर्मूला होता है, बड़े बूंद की धारिता बराबर n का पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता। ठीक है, बड़े बूंद की धारिता बराबर n के पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता। n क्या चीज़ है? बूंद की संख्या, और छोटे बूंद की धारिता है 5 माइक्रोफेराड। n की जगह 64 दीजिए, 64 के पावर 1/3 या गुना में 5 माइक्रोफेराड। इसका हमने कैलकुलेशन किया। 64 का 1/3 मतलब हुआ घनमूल, 1/3 मतलब घनमूल, 1/2 मतलब वर्गमूल, 1/3 मतलब घनमूल। 64 का घनमूल होता है 4,
तीन तीन कट जाएगा चार, चार को 5 से गुना कीजिए 20, 20 माइक्रोफैराड इसका सही जवाब होगा। दिमाग में रखना है बच्चों, 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगा, तो 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम धारिता और अधिकतम धारिता क्या होगा। देखिए, अगर आपको अधिकतम धारिता प्राप्त करना है तो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ना है, और न्यूनतम प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो अधिकतम प्राप्त करने के लिए देखिए हम लिख दिए हैं, मैक्सिमम धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और समांतर क्रम का सूत्र होता है CP बराबर C1 जोड़ C2 जोड़ C3। तो सब तीनों समान धारिता है। 6 माइक्रोफैराड का कई धारिता है, 3 ठो। तो C1 की जगह भी 6 दो, C2 की जगह भी 6 दो, और C3 की जगह भी 6 दो, तीनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड। और अगर न्यूनतम धारिता प्राप्त करना है यानी मिनिमम धारिता के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना रहता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए सूत्र आपको हम लिए देखिए लिख के बताते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या सूत्र होता है, आपको माथा में रखना है कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो महत्तम प्राप्त होगा, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो न्यूनतम प्राप्त होगा। ठीक है, और इसके लिए सूत्र क्या होता है देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपको पता है तीनों धारिता समान है, C1 C2 C3 तीनों को मान रख दिए 6 6 6, और तीनों का एलसीएम लेने पर इस प्रकार से कैलकुलेशन किए। 6 6 6 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया, और 1 1 1 3/6 यानी काटिएगा तो आपको 3/6 काटिएगा तो 1/2 पलट जाए, इसको पलटिए तो ये भी पलटेगा, और पलटिएगा तो 6 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, और 3 दूनी 6 काटिए 2 माइक्रोफैराड, यानी अधिकतम धारिता प्राप्त हुआ 18 और न्यूनतम हो गया 2 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 22 आइए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक चौक कुंडली का स्वप्रेरक 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसमें बहने वाली धारा जो है 2 एम्पियर प्रति सेकंड से बढ़ रही है। चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला याद रखना है, E बराबर होता है -L DI/dt, DI/dt, यानी धारा का जो है समय के रिस्पेक्ट में क्या उसका रेट है वो हो गया आपको DI/dt, और L जो हो गया वो आपको स्वप्रेरक हो गया। तो स्वप्रेरक कितना है 5, और DI/dt धारा जो है धारा प्रवाह की दर है 2, तो 5 को 2 से गुना कीजिए, अब माइनस चिन्ह रहता है, 5 दूनी 10 -10 वोल्ट। ये आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का चैप्टर जो पढ़े होंगे उसमें आपको मिला होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है, देखिए द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E बराबर mc², जहाँ m जो है द्रव्यमान है और c जो है निर्वात प्रकाश की चाल है। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी होता है। क्या होता है, चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर पूछते उसका प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, और अगर सिर्फ एमीटर पूछेंगे कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्योंकि एमीटर धारा मापता है। अब प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो धारा उसे गुजरवे नहीं करेगा, तो नापेगा कौन चीज़, इसलिए एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, और आदर्श एमीटर रहेगा तो साफे कम रहेगा, यानी 0 रहेगा, कोई विरोध नहीं होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं। आपको ये चित्र नजर आ रहा होगा, इधर आपको जो है एनोड है यानी प्लस है, और इधर क्या है कैथोड है यानी माइनस है। ये सिंबल किसका है, देखिए इसको हम डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोड। और डायोड होता क्या, देखिए यहाँ पर आपको हम डील करके समझा दिए हैं। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक ही दिशा में आगे की ओर भेजता है। यह सेमीकंडक्टर से बना होता है। ठीक है, यानी अर्धचालक से बना रहा। प्राय सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग डायोड बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो दिमाग रखना है, डायोड अगर पूछ देगा क्वेश्चन डायोड क्या है, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक ही दिशा में आगे की ओर भेजता है। यह सेमीकंडक्टर से बना होता है। प्रायः सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग डायोड बनाने में किया जाता है। अगर उल्टा तरफ से भेजा जाएगा करंट तो करंट पास ही नहीं होगा, यानी ये स्विच की तरह भी व्यवहार करता है। डायोड जो है एक स्विच की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें करंट एक ही दिशा में जाता है। ठीक है, विपरीत नहीं आता है।
तो डायोड एक ऐसा युक्ति होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक ही दिशा में आगे की ओर भेजता है। यह सेमीकंडक्टर से बना होता है, प्रायः सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, और डायोड का सिंबल जो है यही है। आपको ऐसा चित्र रहेगा तो ये समझ जाना ये डायोड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। ये तो आपको वायरल क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। क्या होता है? V²/R विद्युत परिपथ की शक्ति। V है वोल्टेज, R है रेसिस्टेंस, या होता है I²/R। जनरली यही ऑप्शन में रहेगा, या होता है VI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आइए, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रा होता है? ऊर्जा का, और इसका मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट, 1 घंटा मतलब होता है 3600 सेकेंड। तो 3600 को अगर 1000 से गुना कीजिएगा तो वो आपको यही आएगा। 3600 गुना 1000 कर लीजिएगा, ये आपको इतना मान आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं, 1 वोल्ट बराबर होता है। देखिए 1 वोल्ट, V/W/Q सूत्र सुने होंगे। तो V/W/Q, W क्या है? कार्य, कार्य का मतलब जूल होता है। अब बटे में Q है आवेश, आवेश का मतलब कूलाम होता है। तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं, 1 फेराडे क्या होता है? 1 फेराडे 96,500 कूलम होता है, और यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है? देखिए खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा हम लोग आकाशीय पिंड को देखते हैं, और ये जो है यह लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, जिसे हम अभिदृश्यक कहते हैं, और इसका फोकस दूरी होता है FO, और इसे नेत्रिका कहते हैं। जो आंख के तरफ रहता है उसे नेत्रिका कहते हैं, और इसका फोकस दूरी होता है FE। इसमें अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होता है, इसी कारण इसका फोकस दूरी बड़ा होता है, और नेत्रिका द्वारक छोटा होता है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी छोटा होता है। ठीक है, इसका क्यों द्वारक बड़ा रखा जाता है? क्योंकि आकाशीय पिंड दूर है, और दूर से अगर प्रकाश आएगा तो अगर छोटका इसका मुंह रखेंगे तो प्रकाश बहुत कम मात्रा में घुसेगा, प्रवेश करेगा यंत्र में, जिस कारण से प्रतिबिंब का तीव्रता जो है वो कम रहेगा, और प्रतिबिंब चमकीला नहीं बनेगा, जिसका स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसलिए खगोलीय दूरदर्शी का अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा रखा जाता है, क्योंकि यह आकाशीय पिंड को देखता है, और आकाशीय पिंड हमसे काफ़ी दूर है, और काफ़ी दूर होने के कारण अगर ज़्यादा मात्रा में प्रकाश इसमें नहीं आएगा तो प्रतिबिंब चमकीला नहीं बनेगा, जिस कारण से स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसीलिए अभिदर्शक का द्वारक खगोलीय दूरदर्शी में बड़ा रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ठीक इसका उल्टा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो सूक्ष्म वस्तु को देखता है, और सूक्ष्म वस्तु में अगर बड़का द्वारक रख दीजिएगा पहले ऑब्जेक्टिव अभिदर्शक का, तो क्या होगा? प्रकाश फैल जाएगा। प्रकाश फैल जाएगा, अगर मान लीजिए एक बड़का रूम में एक तो बल्ब टांग दीजिए, तो प्रकाश का तीव्रता क्या होता है? घट जाता है। आपको कोई वस्तु पढ़ने, कोई चीज़ पढ़ने में आपको दिक्कत होगा। लेकिन वही छोटा रूम रहेगा, जैसे लेटरिन रूम का साइज देखते हैं, और उसमें एक तो बल्ब लगा दीजिए, चकाचक करेगा। ठीक है, तो छोटा रूम में जो होता है प्रकाश कम फैलेगा, प्रकाश कम फैलेगा तो प्रतिबिंब ज़्यादा चमकीला होगा, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु तो नज़दीक ही नहीं रहेगा जी। नज़दीक में जैसे मान लीजिए यहाँ सूक्ष्म वस्तु है, इसको देखेंगे यंत्र से। ठीक है, तो नज़दीक ही रहता है, इस कारण से इसका अभिदर्शक का द्वारक छोटा रहता है, और नेत्रिका का द्वारक इसमें बड़ा रहता है। ठीक है, FO जो होता है वो लेस देन FE होता है। FO मतलब हुआ फोकस दूरी किसका? तो ऑब्जेक्टिव का। FE मतलब फोकस दूरी किसका? आईपीस का, यानी नेत्रिका का। नेत्रिका इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इधर आंख रहता है, आंख के समीप जो लेंस रहता है उसे हम नेत्रिका कहते हैं, और वस्तु की ओर जो लेंस रहता है उसे अभिदर्शक कहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा, कि जो भी चीज़ आप मल्टीमीडिया चलाते हैं, ठीक है, उस पर जरूर शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चन को, ताकि दूसरे को भी फायदा हो। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, 25 का बाइनरी मान यानी द्विआधारी मान क्या होगा? देखिए बाइनरी मान बदलने का तरीका बता दिए हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से खिलाना है, जैसे 12 दूना 24 शेष आया 1, 2 से खिलाई 6 दूनी 12 शेष आया 0, 2 से ही भागा देना है, और नीचे से लिखना कभी भी 25 का बाइनरी मान जो निकला ये तो 11001 नीचे से लिख देना है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये जो है 25 है कि नहीं, तो इसके लिए आप देखिए इकाई है, इकाई के स्थान पर 2 का पावर 0 हो जाएगा, इसका 2 का पावर 1 हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा।
अब इसको तोड़िए, 2 के पावर 4 क्या था 16, 16 को 1 से गुना कीजिए हो जाएगा 16। 2 के पावर 3 क्या था 8, 8 गुना 1 क्या हुआ 8। 2 के पावर 2 क्या था 4, 4 गुना 0 क्या हुआ 0। 2 के पावर 1 2, 2 गुना 0 क्या हुआ 0। और 2 के पावर 0 हुआ 1, 1 गुना 1 1। अब सबको जोड़िए, 16 8 24 1 25। ठीक है, इस प्रकार से बाइनरी मान निकाला जाता है। अगर मान लीजिए आपको हम कहेंगे 8 का मान निकालिए, तो 8 को कैसे बदलेंगे, तो 2 से खिलाइए, 2 4 दूनी 8 हुआ, शेष हुआ 0। फिर 2 से खिलाइए, 2 दूनी 4, शेष हुआ 0। फिर 2 से खिलाइए, 2 का 2, शेष हुआ 0। यानी 8 बेस में 10, और इसका बाइनरी मान हो गया 1000 बेस में 2। 1000 नहीं पढ़ दीजिएगा। अब आपको 1000 बेस में 2 को चेक करना है कि 8 का बाइनरी मान है कि नहीं। तो आप देखिए इकाई स्थान है, मतलब 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 क्या था 8, 8 को 1 से गुना करो 8, जोड़ 2 के पावर 2 क्या था 4, 4 गुना 0 0। 2 के पावर 1 हुआ 2, 2 गुना 0 0। और 2 के पावर 0 हुआ 1, 1 गुना 0 क्या हुआ 0। तो सबको जोड़िएगा तो आएगा क्या 8। आप लोग प्लीज़ 27 का बाइनरी मान बदलना है, 27 बेस 10 है, इसका बाइनरी मान क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। और आपको 49 बेस 10 बाइनरी मान बदलना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।